प्रिय भाई बहनों, सुप्रभातम। आज हम आपके लिए कक्षा 10 भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 3 जल संसाधन का दूसरा वीडियो लेकर के प्रस्तुत हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी भारत में जल संसाधन, भारत में जल के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम आपको विश्व के जल संबंधी कुछ आंकड़े बताते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। सन 2003 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से एक संयुक्त राष्ट्र जल विकास रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसके आधार पर विश्व के समस्त जल संसाधन का 97.5% भाग महासागरों में खारे जल के रूप में विद्यमान है। शेष 2/5% भाग सतही जल के रूप में और भूमिगत जल के रूप में धरातल के ऊपर विद्यमान है और धरातल के अंदर विद्यमान है। उस मीठे जल का लगभग 70% भाग बर्फ के रूप में ध्रुवों पर, आर्कटिक वृत्त में और अंटार्कटिक महाद्वीप में तथा ग्रीनलैंड द्वीप में और अनेक जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उन पर्वतों पर बर्फ के रूप में, बर्फ के चादरों के रूप में विद्यमान है। शेष जो सतही जल का 30% भाग है, वह 30% भाग नदियों में, झीलों में विद्यमान है और भूमिगत जल के रूप में कुछ मात्रा उसकी पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपके पास, हमारे पास जो पेयजल का जो मात्रा है वो बहुत ही कम है, क्योंकि ये सतही जल और भूमिगत जल प्रायः प्रदूषित हो रहे हैं। हमारे क्रियाकलापों के द्वारा इनके प्रदूषण को यदि कम नहीं किया गया तो पेयजल की मात्रा दिन प्रतिदिन घटती जाएगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए पेयजल का संकट उत्पन्न हो जाएगा। जो पेयजल की मात्रा विद्यमान है, इसको मैंने पहले के वीडियो में बताया है, 0.01%, बहुत ही कम है। इसलिए हमें जल का संरक्षण करना आवश्यक है। भैया बहनों, भारत से संदर्भित जल संसाधन के बारे में आपको कुछ बताया जा रहा है, यहाँ लिखा गया है। भारत में विश्व के कुल जल संसाधन का मात्र 4% था। ये संयुक्त राष्ट्र जल विकास रिपोर्ट के आधार पर ये आंकड़े प्रस्तुत हैं आपके पास। जो विश्व में कुल जल संसाधन उपलब्ध है उसका मात्र 4% भाग ही उपलब्ध है भारत में। अर्थात भारत जल संसाधन के दृष्टि से यहाँ एरो बना करके आपको दर्शाया गया है 133वां स्थान पर। भारत का जो जल संसाधन के दृष्टि से स्थान है विश्व में वो 133वां है। मात्र 4% भाग ही जल संसाधन उपलब्ध है। प्रत्येक वर्ष यहाँ वर्षा से लगभग 4000 घन सेंटीमीटर और जल प्राप्त होता है, जिसका 1/3 भाग अर्थात 33% भाग वाष्पीकृत हो जाता है और अधिकांश भाग अर्थात 45% भाग ये ढाल के अनुरूप बह करके नदियों में, झीलों में और तालाबों में, सागरों में चला जाता है। इसके बाद शेष जो 22% भाग है, जो मीठे जल का मैंने जो बताया इसके पूर्व आंकड़े, उस आंकड़ों के आधार पर शेष जो 22% भाग है वह मिट्टी में प्रवेश करके भूमिगत हो जाता है, जिसे भूमिगत जल कहते हैं या अधोभौमिक जल कहते हैं। इस जल का लगभग 60% भाग ही भारत में सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता है और कुछ पेयजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैंने बताया, बार बार इसी को बता रहा हूँ कि जो नदियों का जल है, पहले नदियों का जल लोग पीते थे, कुओं का जल पीते थे, तालाबों का जल पीते थे, लेकिन वह इतना प्रदूषित हो गया है कि वह पीने के योग्य नहीं होता। हर प्रकृति के हर तत्व में, हर पदार्थ में अपने को संशोधित करने की क्षमता रहती है, लेकिन उतने मात्रा में वह अपने को संशोधित कर सकता है, अपने को शुद्ध कर सकता है जब उसमें प्रदूषण अर्थात दूषित पदार्थ की मात्रा कम हो, एक लिमिट में। ऐसे जल भी है, जल भी अपने को शुद्ध कर सकता है, उसमें अपने को शुद्ध करने की गुणवत्ता पाई जाती है। लेकिन जब उसमें जब 20% मात्रा ही केवल और दूषित पदार्थ की पाई जाती है, 20 से जब अधिक हो जाती है तब वह अपने को शुद्ध करने की क्षमता खो देता है। अर्थात अगर 20% ही दूषित मात्रा अगर जल में मिलाई जाए या किन्हीं कारणों से मिलती है तो वह अपने को शुद्ध कर लेता है और पुनः वह पेयजल के रूप में काम में प्रयोग किया जा सकता है।
लेकिन यदि उसमें 20% से अधिक प्रदूषण की मिलावट हो जाती है, दूषित जल की मिलावट हो जाती है, दूषित पदार्थों की मिलावट हो जाती है, तो वह प्रयोग में नहीं आता, वह दूषित जल कहलाता है। और इस प्रकार से वह पेयजल के रूप में यदि उसको हम उपयोग में लाएंगे तो हमारे अनेक बीमारियां हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएंगी, अनेक प्रकार के बैक्टीरिया शरीर में आ जाएंगे, जिसके कारण हमारे शरीर को हानि पहुंचेगी। आगे भारत में जल के स्रोत, भारत में जल के 3 स्रोत हैं, महासागरीय जल, सतही जल, भूमिगत जल। हम सभी जानते हैं, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा पाठ्य 1 में भारत की आकार और परिस्थिति, उसमें भारत के महासागरीय जल के बारे में बताया गया होगा, भारत के तटीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया होगा। तो उसके आधार पर हम जानते हैं कि जो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा वह 6100 किलोमीटर लंबी है। और द्वीपों सहित अगर हम ले लें तो 7516.6 किलोमीटर। इस प्रकार से भारत महासागरीय जल की प्राप्ति की दृष्टि से बहुत धनी है। भारत में महासागरीय जल का अपार जो है क्षेत्र पाया जाता है। भारत के लगभग 9 राज्य तटीय क्षेत्रों से लगे हुए हैं। भारत का जो ये जो भाग है दक्षिणी भाग, ये प्रायद्वीपीय भाग है और इस प्रायद्वीपीय भाग के 9 राज्य लगे हुए हैं जल क्षेत्र से, महासागरीय क्षेत्र से, और अनेक ऐसे द्वीप हैं। भारत में कुल मिलाकर के 247 द्वीप हैं, जिसमें 204 द्वीप अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी में हैं और 43 द्वीप ये दक्षिणी समूह में है। तो इस प्रकार से भारत का जो जल क्षेत्र, महासागरीय जल क्षेत्र है, वो बहुत विस्तृत है। भारत के जल क्षेत्र की जो सीमा अर्थात दूरी है वह नाटिकल मील में व्यक्त होती है। नाटिकल मील अर्थात समुद्री मील। तो 1 नाटिकल मील बराबर, यहां जानकारी आप कर लीजिए, 1 नाटिकल मील बराबर 1.8 मील होता है। अर्थात धरातल का जो धरातल की दूरी नापते हैं मील में, वो 1.8 मील के बराबर होता है। और 1 मील जो होता है, 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर होता है। तो इस प्रकार से 1.8 मील को हम निकालेंगे तो 1.8 मील कितने किलोमीटर के बराबर होगा? तो बराबर हो जाएगा 1.61 गुणे और 1.8 बराबर हो जाएगा 2.89 किलोमीटर। अर्थात 1.8 मील या 1 नाटिकल मील, 1 नाटिकल मील बराबर 1.8 मील। तो 1 नाटिकल मील या 1.8 मील बराबर 1.61 और गुणे 1.8 बराबर 2.89 किलोमीटर होता है। तो अब आगे हम इसको पढ़ते हैं कि भारत का समुद्री सीमा, भारत की जो समुद्री सीमा है वो कितने किलोमीटर है। तो ये जो रेखा आपको बनाई करके दिखाई जा रही है, इसको हम आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा वह रेखा होता है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होता है, उसे हम आधार रेखा कहते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्र कटा फटा होता है, तो कटे फटे क्षेत्र को जो मिलाने वाली और समुद्री तटीय रेखा होती है उसे हम आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा से समुद्री दूरी नापी जाती है। तो आधार रेखा से जो 12 नाटिकल मील, ये इसको हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, इसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ये किसी भी देश के समुद्री सीमा की लंबाई होती है, वो 3 भाग होता है उसका। एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक संलग्न क्षेत्र होता है जिसको अविच्छिन्न मंडल कहते हैं, और एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र भारत का 12 किलोमीटर है और 24
24 नाटिकल मील, यह आपका हो गया संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल। संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल और 200 नाटिकल मील, 200 नाटिकल मील ये भारत का अनन्य आर्थिक मंडल है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या मंडल है। इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र या मंडल में भारत को और जल से संबंधित अनुसंधान करने के लिए छूट है और छोटे छोटे द्वीपों के निर्माण के लिए छूट है तथा अनेक प्रकार के अनुसंधान और खोज करने के लिए छूट है। प्राथमिक क्षेत्र में मछलियां पकड़ने के लिए, मछली पालन के लिए छूट है और अनेक प्रकार के जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन आर्थिक गतिविधियों, खुदाई के लिए और अनेक गतिविधियों के लिए ये प्राथमिक क्षेत्र में छूट है। संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल जो है, इस संलग्न क्षेत्र अविच्छिन्न मंडल में और भारत को जो समुद्र में तेल निकलता है और समुद्र के जो जीव जंतु हैं और समुद्र के जो भी तत्व हैं उन तत्वों के उपयोग के लिए समुद्रों में पाए जाने वाले मोती और अनेक प्रकार के जो पदार्थ पाए जाते हैं, समुद्री जीव पाए जाते हैं, उन जीवों के खोज, उन जीवों के उपयोग और उस क्षेत्र में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उसके उपयोग, उसकी खोज के लिए भारत को छूट प्राप्त है। तो इस प्रकार से 200 नाटिकल मील, 200 नाटिकल मील का किलोमीटर में अगर अनुमान निकालेंगे तो आप इसको गुणा कर लीजिएगा 101.16 से 200 नाटिकल मील का आपको किलोमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 200 नाटिकल मील भारत का अनन्य आर्थिक मंडल अर्थात भारत की समुद्री सीमा है। इस और इसके तीनों जल से घिरा है, 200 नाटिकल मील पश्चिम में भी, 200 नाटिकल मील पूर्व में भी। इस प्रकार से भारत के पास समुद्री क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इस क्षेत्र में भारत अनेक प्रकार के अनुसंधान, खोज, उत्पादन कर सकता है और कर रहा भी है। इसके बाद भारत में जो सतही जल का है, सतही जल भारत में अनेक प्रकार की नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, विश्व की सबसे लंबी नदी और सिंधु नदी जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर के करीब है। गंगा नदी विश्व की गहरी नदी, पवित्र नदी भारत में है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ऐसे अनेक नदियां हैं। भारत में नदियों का जाल बिछा हुआ है जो मीठे जल का स्रोत है। इन नदियों को अगर हम प्रदूषण से बचा लिए तो हमारे लिए पेयजल के संकट दूर हो जाएगा। आने वाले भविष्य में जो भविष्यवाणी संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट में जो भविष्यवाणी की गई थी कि भारत में 2025 तक पेयजल का अपार संकट उत्पन्न होने वाला है, तो ये भविष्यवाणी हम मिटा सकते हैं केवल अपने मीठे जल के स्रोत को शुद्ध करके। और भारत पेयजल के लिए विश्व को पेयजल का एक केंद्र बन जाएगा। विश्व के लिए विश्व को पेयजल प्रदान करेगा अगर हम अपने जो नदियों का जाल है, सतही जल का जो स्रोत है, उस स्रोत को हम ठीक प्रकार से सुरक्षित रख सकें। तो आगे अगला है भूमिगत जल। जैसा कि भूमिगत जल भूमि के अंदर वर्षा का जल छन करके जो चला जाता है उसे हम भूमिगत जल या अधोभूमिक जल कहते हैं। इस अधोभूमिक जल का भारत में 60% भाग, जैसा कि यहाँ बताया गया है, सिंचाई में काम आता है, पेयजल बाकी से पेयजल के रूप में काम आता है। तो इस प्रकार से भूमिगत जल का स्तर भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण, प्रदूषण के कारण दिन प्रतिदिन घट रहा है। वर्तमान समय में जो वर्षा हो रही है जिससे इस वर्ष भूमिगत जल का संकट कम है, नहीं तो अधिकांश नल और जो पंप होते थे वो सूख जाते हैं गर्मियों में। तो इस प्रकार से हमें भूमिगत जल को भी संरक्षित करना है, जल का संरक्षण करना है। जो वर्षा का जल है उसे हम तालाबों के माध्यम से, अनेक ऐसे तालाब, पोखरे, कृत्रिम तालाब खुदवा करके और उस जल को संरक्षित करें, एकत्रित करें, वह जल छन करके भूमिगत जल के रूप में और विद्यमान हो जाएगा। तो हमें आने वाले समय में वह हमारे पेयजल के रूप में, सिंचाई के रूप में काम आएगा। तो इस प्रकार से आपको भारत में जल संसाधन
के बारे में आपको बताया गया और भारत में जल के स्रोतों के बारे में बताया गया। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। इसको ध्यान से सुनिएगा और इसका एक संक्षिप्त नोट्स तैयार करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।